आभा काफी देर तक बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करते हुए कई चीजों के बारे में सोच रही थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज जैसे ही वह घर लौटा तो उसे उसकी माँ ने कुछ कहा, जिसे याद कर वो परेशान हो गई। फ्लैशबैक। आज जब आभा घर पर नहीं थी, तभी दोबारा उसके पिता उनके घर आए। उसे अपने घर वापस आया देख आभा की माँ क्रोधित हो गई और उसे बहुत अपमानजनक बातें कही। विनय मित्र अपनी आंखों में नकली आंसू लाए और नकली पश्चाताप का मुखौटा लगाए, सिर झुकाए आभा की मां के सामने उपस्थित हुए और बहुत विनम्र स्वर में कहा, मुझे पता है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैंने कई बुरे काम किए हैं। मैं तुम लोगों से किसी भी प्रकार की क्षमा का पात्र नहीं हूँ। फिर भी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। मेरे मजबूरी को समझने का प्रयास करें। मैं बहुत लाचार हूँ, इतना बेबस कि आज मैं तुम सब के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूँ। मेरे पास केवल एक दिन है और अगर मैंने इस एक दिन के भीतर उसके सारे पैसे नहीं चुकाए, तो मेरी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। हमें रास्ते में भिखारी बनना पड़ जाएगा, लेकिन वहां भी हमें शांति नहीं मिलेगी। मिस्टर रॉय एक हेटलेस इंसान है, उनमें कोई दया नहीं। वह बहुत अहंकारी, क्रूर और खतरनाक आदमी है। समय पर पैसे न चुकाने पर वह मेरी जान ले लेगा। मुझे अपनी मौत की कोई परवाह नहीं। लेकिन ये बताओ, मेरे मरने के बाद नीतू और तानिया का क्या होगा? मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूँ। उद्धरण चिन्ह। नीतू विनय मित्रा की दूसरी पत्नी और तनाया उनकी दूसरी बेटी है। आभा की माँ बहुत नर्मदिल इंसान है। वह उसकी आंखों में छल को नहीं पकड़ सकी। उसने धीमी आवाज में कहा, इतने बड़े खतरे में आभा तुम्हारी कैसे मदद करेगी? वह जो कमाती है, उससे हमारा परिवार बहुत मुश्किल से चलता है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करने से पहले विनय बाबू चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोले, वास्तव में पिताजी ने अपनी मृत्यु से पहले गांव की सारी संपत्ति तन्या और आभा के नाम लिख दी थी। करीब 1000 करोड़ की होगी संपत्ति। अगर मैं तान्या के हिस्से की संपत्ति मिस्टर रॉय के नाम कर दूं, तो मेरा कर्ज उतर जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अब एक समस्या है। पिता द्वारा की गई वसीयत के मुताबिक दोनों बहनों के हस्ताक्षर के बिना संपत्ति का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आभा मेरे साथ गांव चले। वहां मैं किसी सरकारी काम से उसे उसके हिस्से की जायदाद दे दूंगा और मैं नीतू के हिस्से की संपत्ति का उपयोग अपना कर्ज चुकाने के लिए करूंगा। माँ के मुंह से ये सभी बातें सुनने के बाद आभा ने उन्हें उत्तर दिया, ठीक है, मैं कल उसके साथ गांव जाने को लिए तैयार हूँ। लेकिन उसे दूसरे कागजात तैयार करने के लिए कहें। मैं अपने हिस्से की जायदाद भी उनके नाम लिख दूंगी, क्योंकि मुझे उनसे या उनके पिता द्वारा दी गई संपत्ति में कोई हिस्सा या अनुदान नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक खत्म। आभा नींद का इंतजार करते हुए ये सब बातें मन ही मन सोच रही थी। अगर वह 2 दिन के लिए इस शहर से कहीं दूर चली जाए तो वह सब कुछ भूल जाएगी जो रेयांश ने उसके साथ किया है, और शायद सामान्य जीवन जी सकेंगी। इसलिए वह अपनी मां का प्रस्ताव सुनकर पहले ही गांव जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन उसे भुलाने के लिए वो शांति की तलाश में गांव जाने को तैयार हो तो गई थी। उसे नहीं पता था कि उस गांव में कितना बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। रेयांश को अपने जिंदगी में एक बुरे सपने की तरह आभा भूल जाना चाहती थी, लेकिन वह दुस्वप्न पहले ही उसके जीवन में एक कठिन वास्तविकता में बदल चुका है। ये बात उसे समझ नहीं आई। वहीं दूसरी ओर रेयांश की आंखों में भी आज नींद नहीं है। उसका मन आभा को मांग रहा है। कई तरह से खुद को व्यस्त रखकर उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन भुला नहीं सका। अनिवार्य रूप से बिस्तर में लेटा है। वह अपने फोन पर आभा की कुछ तस्वीरें स्क्रॉल करता रहा जो उसने पार्टी हॉल में गुप्त रूप से ली थी। जब उसने उसकी तस्वीरें देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। वहीं दूसरी ओर श्री विनय मित्र विला। रात के 12 बजे विनय मित्र का भी 12 बजे बाज गए थे, क्योंकि मिस्टर रेयांश रॉय द्वारा दिए गए समय के अनुसार 7 दिन पूरे होने में केवल एक दिन शेष था। वह इतना चिंतित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे।
यदि वह एक दिन में अपना सारा कर्ज नहीं चुका सकता, फिर अगले ही दिन उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो जाएगी और वह सब कुछ खो देगा। विनय मित्र विचार से व्याकुल होकर सिर पर बर्फ लपेटते हुए घर में इधर उधर घूम रहे थे। अचानक उसका फोन बजा। फोन कॉल पर नाम देखते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। जैसे ही उसने फोन का जवाब दिया और हेलो कहा, दूसरी तरफ से व्यक्ति ने कहा, विनय बाबू, जिन लोगों को आपने आभा को लाने के लिए नियुक्त किया था वे गायब हैं। मेरे जासूस ने सूचना दी। काले कपड़े पहने कुछ गार्ड कई दिनों से गुप्त तरीके से आभा की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आभा को यह नहीं पता। और जो लोग आभा की रक्षा करते हैं, उन्होंने हमारे भेजे हुए सभी लोगों को गायब कर दिया है। और इसलिए बहुत कोशिश करने के बावजूद हम आभा तक नहीं पहुंच पा रहे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम जानते हो, क्योंकि ना आपके पास समय है और ना ही हमारे पास। उद्धरण चिन्ह। सारी बातें सुनकर विनय बाबू आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी बहुत पहले ही छुपा दी थी, मगर किसी को चुपचाप उसकी रक्षा क्यों कर रहा है? अब धनंजय बाबू ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे संदेह है कि शायद उन्हें आभा के बारे में पता चल गया है और इसलिए वे चुपचाप उसकी रक्षा कर रहे हैं। देखिए विनय बाबू, आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया। कल सुबह अगर वो लड़की हमारे घर नहीं पहुंची, तो ये आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा। 500 करोड़ रुपए के बारे में भूल जाओ। इसके अलावा आपके जीवन में मृत्यु संकट भी आ सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में मृत्यु संकट भी आ सकता है। इसे धमकी समझो या कुछ और। कल सुबह उस लड़की को किसी भी कीमत पर हमारे गांव की हेवेली में ले आओ। उनका अंतिम संस्कार कल होने वाला है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, जिन्हें हमें नियमानुसार पूरा करना होता है और वह लड़की बहुत परेशानी पैदा करेगी, इसलिए हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी हर बात अच्छे से समझ आ गई होगी। उद्धरण चिन्ह। इतनी बात करने के बाद दूसरी तरफ से मौजूद शख्स ने फोन रख दिया। फोन की दूसरी ओर से ग्राम प्रधान धनंजय बाबू बात कर रहे थे। ग्राम प्रधान धनंजय बाबू ने 27 वर्ष की आयु के इकलौते बेटे रतन की असामयिक अकल मृत्यु दोष दूर करने के लिए पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जन्म लेने वाली आभा से उसकी अनुमति के बिना अरेंज मैरिज तय कर दी है, वो भी उसे पूछे बिना। और इस काम में धनंजय बाबू की सहायता उनके पिता श्री विनय मित्र ने खुद की है। रतन गांव का सबसे अमीर आदमी और धनंजय बाबू का इकलौता बेटा, सबसे घमंडी, शरारती, औरतखोर और गुंडा किस्म का लड़का है। वह सदैव नशे और स्त्रियों में डूबा रहता है। इस गांव के भयानक रिवाज के मुताबिक शादी के बाद आभा को जिंदा जला दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन काल में उसका पूरा जीवन उसके पति के भाग्य में चला जाए और उसके पति की असामयिक मृत्यु की संभावना हमेशा के लिए टल जाए और वह दीर्घायु हो जाए। इस बात को जानते हुए भी धन के लालची विनय मित्र ने आभा के बचपन में ही इस लड़के से विवाह फिक्स्ड कर दिया था। उनके बीच हुए समझौते के अनुसार जैसे ही अवा 20 साल की हो जाएगी, उसे ग्राम प्रधान धनंजय को सौंप दिया जाएगा और बदले में वह उसके नाम पर 500 करोड़ रुपए की संपत्ति देगा। वास्तव में विनय मित्रा एक अच्छे इंसान का भेष धारण करने वाला एक ऐसा भयानक व्यक्ति है, जिसे अपने स्वार्थ के लिए अपनी मासूम बेटी को दूसरों को बेचने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। विनय बाबू सोफे पर आंखें बंद करके बैठे थे। इतने में उनकी दूसरी पत्नी नीतू पीछे से आई और प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ये देखकर कि आपका फोन बहुत देर से बज रहा है। आभा की मां ने लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया और कहा कि आभा हमारे साथ कल गांव चलने के लिए सहमत हो गई है और जो संपत्ति उसके पिता ने उसके नाम लिखी है, उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वह संपत्ति तुम्हारे नाम लिखना चाहता है। ये सुनते ही वह बहुत खुश हो गया और उसके चेहरे पर क्रूरता से भरी शैतानी मुस्कान उभर आई। वहीं दूसरी ओर मध्यरात्रि आभा के घर में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज से सबकी नींद खुल गई। आभा की मां ने दरवाजा खोला और सामने खड़े व्यक्ति को आधी रात में इस तरह प्रकट होते देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, इतनी रात यहाँ ऐसा कौन आए हो, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह।
सुबह 11:30 बजे रेयांश अपने ऑफिस केबिन के सोफे पर पैर ऊपर करके आग के गोले की तरह तपता हुआ बैठा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। रेयांश के सामने खड़े 10 लोग डर से कांप रहे थे। इस बार रेयांश किसी नर्क के देवता की तरह लग रहे थे। लेकिन आज उनकी स्थिति देखकर वहां खड़े सभी लोगों के पसीने छूट गए। कुछ देर चुप रहने के बाद रेयांश ने बहुत गंभीर और भारी आवाज में उनसे कहा, आभा, घर पर नहीं, किसी दोस्त के घर भी नहीं गई, आज कॉलेज भी नहीं गई, ऑफिस भी नहीं आए, तो आभा कहाँ है? कोई लड़की रात को अपने घर पर थी और रात भर में अपने घर से कैसे गायब हो सकती है, बिना किसी को पता चले? मैंने तुम लोगों से कहा था कि हर पल उसे फॉलो करना और उसे सभी खतरों से बचाने के लिए। लेकिन तुम लोग अपने काम ठीक से नहीं किया। अब तुम सब सजा के लिए तैयार हो जाओ। सजा के बारे में सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसकी सजा से मौत कम दर्दनाक होती है। इस वक्त रेयांश का भयानक गुस्सा देखकर साफ समझ आ रहा था कि इस बार वह उन्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समय के साथ उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। रेयांश बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, रेहान, जब तक मेरी आभा सुरक्षित रूप से नहीं मिल जाती, इन लोगों को हमारे फ्रीज में बंद कर दो। उद्धरण चिन्ह हिमघर, एक सजा कक्ष। कमरा पूरी तरह से बर्फ से बना है। ये कमरा बहुत अच्छा है। वहां कोई भी इंसान 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, और उस कमरे में उन्हें अनिश्चित काल के लिए कैद रहना पड़ता है। भले ही रेहान को उन लोगों के लिए दया आई हो, लेकिन वह जानता है कि उन्होंने गलती की है। अतः वह उन्हें सजा के लिए छोड़कर रेयांश के सामने उपस्थित हो गया। उस तरफ शहर के बाहर जंगल और पहाड़ों से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव है, जिसका नाम कुमुदपुर है। लेकिन गांव की तरह यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं, बल्कि इंसान की शक्ल में छिपा भयानक शैतान है। इस गांव के लोग शहरवासियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे शहरवासियों से दूर रहते हैं। वे बहुत समय से अनेक कुरीतियां मनाते आ रहे हैं। उनमें से एक है लोगों को जिंदा जलाना। और आभा को इस गांव के एक आलीशान महल जैसे दिखने वाले घर के एक कमरे में हाथ पैर बांध कर रखा गया है। आभा की आंखों से लगातार पानी बह रहा है। वह बहुत असहाय है। उसे बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। उसके आसपास बहुत सारे लोग, लेकिन उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा है। आज इस घर के इकलौते बेटे रतन के साथ आभा की शादी है। शादी के बाद आभा का जिंदा ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो हर कोई बहुत व्यस्त है। आभा रोते हुए अपने दिल में कहती है, विनय मित्रा, बाप का नाम पर कलंक हो तुम। यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मैंने आप जैसा बुरा पिता देखा है, जो पैसों के लिए अपनी बेटी तक को बेचने को तैयार है, जबकि वह जानता है कि उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। फिर भी उसे अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती। उद्धरण चिन्ह वास्तव में मिस्टर बिन्यम मित्रा आधी रात के घर गए, अभिनय के बड़े ही बखूबी से इस्तेमाल करते हुए उसकी मां को समझाया और उसी घड़ी रात के आभा को साथ में लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। और गांव में आते ही उसने उसे अपना असली रूप दिखाया। ये सब सोचकर आभा परेशान हो रही थी और खूब रो रही थी। वहां एक 47 साल की छोटी मोटी औरत दिखाई दी। उन्होंने भारी सोने के गहनों के साथ महंगी साड़ी पहनी हुई है। मुंह में पन चबा रही थी। वह आभा के सामने आ गया। ये है ग्राम प्रधान धनंजय की पत्नी रत्ना देवी। वह बहुत नीच, बहुत असभ्य और अहंकारी महिला है। रत्ना देवी ने अपनी कर्कश आवाज में आभा का गल बहुत बुरी तरह दबाया और कहा, देखो लड़की, ज्यादा नाटक मत करो, ठीक से रहो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ, वरना हमारे पास शादी के लिए मनाने के और अभी तरीके हैं, जो शायद शादी से पहले नहीं होना चाहिए। तू समझ गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उद्धरण चिन्ह इतना कहकर उसने आभा को जाने दिया और पास खड़ी दासियों के हाथ में शरबत का गिलास थमाते हुए बोला, ये लो, इसे जल्दी तैयार करो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास।
वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा, तो हाथ चलाओ जल्दी से। और हाँ, ये लड़की अगर ज्यादा नखरे करे तो ये शरबत उसे जबरदस्ती पिला देना। नशे में रहेगी तो सभी काम नियम शांति से करेगी। उद्धरण चिन्ह। जब यहाँ पर आभा के साथ इतना कुछ हो रहा था वहीं दूसरी ओर रेयांश का मेंशन। रेयांश, आभा को कोई खबर न पाकर वह और भी ज्यादा पागल होता जा रहा था। वह अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए एक के बाद एक वाइन पीकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत देखकर रेहान ने खुद से कहा, पता नहीं आप अपनी भावनाओं को कब समझेंगे भैया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको पता चल चुका है कि वह कौन है, फिर भी आप आभा का प्रति आपका जो भाव है वह वही है जो आप इतने वर्षों से उसके लिए महसूस करते थे। एक्सेप्ट कर लो अपने भावनाओं को, क्योंकि आपकी भावनाएं बिल्कुल सही है। उद्धरण चिन्ह। रेयांश, हाथ में एक का गिलास लिए बहुत कुछ सोचने के बाद रेहान को कहा, रेहान तुम क्या करोगे मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन 1 घंटे में आभा कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है, पूरी जानकारी मुझे ला कर दो। किसी भी तरह मुझे उसकी पूरी जानकारी ला कर दो। मैं चाहता हूँ कि अवा किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद रेयांश को अपने बाएं सीने में दर्द महसूस हुआ और उन्होंने अपना हाथ उस पर रख दिया और दर्द भरे सब्र में बोला, लिटिल रैबिट, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा इंतजार करो। वास्तव में आभा इतना दुखी होने की वजह से उसे अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था, और वही दर्द रेयांश को अपने सीने में महसूस हुआ, क्योंकि आभा कोई और नहीं, वेयरवुल्फ किंग की सोलमेट है। और इसलिए उसने अपने साथी के दर्द को महसूस किया और समझ गया। आभा बहुत दुखी है और वह बहुत खतरे में है। रेयांश ने गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, रेहान तुमको पता है वह मेरा पूरक है। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ कि वह बहुत खतरे में है। मैं किसी भी कीमत पर आभा को स्वस्थ वापस चाहता हूँ। अगर एक निश्चित समय के अंदर मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिलती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। मैं उसे अपनी आंखों के सामने स्वस्थ और मजबूत देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसकी सारी बातें सुनकर मन ही मन कहता है, कहाँ हो भाभी, ईश्वर की कृपा से इस समय आप जहाँ भी हो सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर मैं तुम्हें 1 घंटे में नहीं ढूंढ पाया तो तुम्हारा ये पागल आशिक पति सब कुछ बर्बाद करने में देर नहीं लगाएगा। मैं ही जानता हूँ इसके गुस्से को मैं कितनी मुश्किल से काबू करके रखा हुआ हूँ, लेकिन कब तक कर पाऊंगा ये तो मैं भी नहीं जानता। डर और चिंता से मन में इतनी सारी बातें कहने के बाद रेहान रेयांश से कहता है, काम समय पर हो जाएगा भैया, आप बस अपना ख्याल रखें और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद रेहान वहां से जाने लगा, तभी वहां वीर आता है। वीरू के चेहरे से पता चल रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही तनाव में था। वीर के तनाव भरे चेहरे को देखकर रेहान वहीं पर रुक गया। रेयांश वीर को जैसे ही कहने को इशारा करता है, वीर बिना रुके कहता है, सर मैडम का घर बाहर से बंद है, पता नहीं चल रहा है कि अंदर कोई है भी या नहीं, और इसलिए सभी ने सोचा कि मैम अपने परिवार के साथ रात में कहीं चली गई हैं। दरअसल मैडम की माँ और भाई को कुछ गुंडों ने घर के अंदर कैद कर रखा है। उनके चेहरे नकाबों से ढके हुए हैं और उनके हाथों में आग्नेयास्त्र हैं। वे बहुत डरे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। दरअसल रेहान की तरह वीर भी ये बात अच्छे से जानता था। रेयोश का लिए आभा क्या है और वह आखिर है कौन, और इसीलिए वो खुद उनकी खबर लेने उनके घर पहुंच गया था, जहां उन्हें पूरी सच्चाई पता चली और उसे अगला कदम क्या उठाना चाहिए ये जानने के लिए वह रेयांश के पास आ गया। वास्तव में हर कोई रेयांश से इतना डरता है कि सांस लेने से पहले भी उससे पूछता है। वीर की बात सुनकर रेहान और रेयांश को अब धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। रेयांश को साफ समझ आ गया था कि लोग इतने लंबे समय से आभा के पीछे पड़े थे। वे वही हैं जिन्होंने संभवतः आभा का अपहरण किया था, और ये किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है।
निश्चित रूप से वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने ये घिनौना कृत्य किया है। इस बात का एहसास होते ही वहां मौजूद दोनों भाइयों के चेहरे गंभीर और भयभीत हो गए, और उन दोनों को चेहरा देखकर वीर अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब आगे क्या करना है। ये किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है। निश्चित रूप से वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने ये घिनौना काम किया है। इस बात का एहसास होते ही वहां मौजूद दोनों भाइयों के चेहरे गंभीर और भयभीत हो गए, और उन दोनों को चेहरा देखकर वीर अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब आगे क्या करना है। इस वक्त रेयांश की कार सड़क पर तूफान से भी तेज रफ्तार से चल रही थी। उस समय वह आभा के बारे में सोच सोच कर पागल हो गया था। इस समय रेयांश को सीने में तेज दर्द और घबराहट के साथ साथ शरीर में अजीब सी अस्थिरता महसूस हो रही थी। अपने जीवन में पहली बार किसी की तलाश में उसका तनाव स्तर बढ़कर दोगुना हो गया। वह पागल हो रहा था। वह गाड़ी चलाते समय चिल्लाता है, कहाँ हो लिटिल रीबट? सिर्फ एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूं, फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हें कल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें अपने साथ लाना चाहिए था। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं अपने साथ तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। और मैं तुम्हारी छाया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर गांव में आभा के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था, और उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और रत्ना देवी पूरे भाव के साथ उसके सामने खड़ी थी। आभा अपने घुटनों को मोड़कर असहाय होकर जमीन पर बैठी थी। वह शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने अपने हिस्से की सारी संपत्ति अपने पिता विनय मित्रा के नाम लिख दी है। इसके बावजूद उन पर सारे नियम जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। उससे शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि उनके पिता बिनोय मित्रा ने उनकी माँ और भाई को कैद कर लिया है, और उसे धमकी दी है अगर वह चुपचाप शादी नहीं करेगी तो उसके मन और भाई को जान से मार दिया जाएगा। श्री विनय मित्र ने बड़े ही रूखेपन से अपनी बेटी आभा को कहा है, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो आभा, अगर चुपचाप शादी नहीं की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी माँ और भाई जीवित रहेंगे या नहीं। अगर तुम चाहती हो कि वह जिंदा रहे तो अपनी जान की कुर्बानी हंसते हंसते दे दो बेटा। उद्धरण चिन्ह। माँ भाई के लिए आभा को जितना दर्द और परेशान हो रही थी, उससे भी ज्यादा उसे नफरत इस इंसान से हो रही थी। आभा को उसके भाई और माँ को जान से मारने की धमकी दी। क्या वह भूल गए हैं जिन दोनों को मारने की बात वह कर रहे हैं वह भी उनका साका है, एक पत्नी और दूसरा बेटा। कोई पति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कोई पिता इतना खिलौना इंसान कैसे हो सकता है? आभा ये समझ नहीं पाई। आभा इस समय बहुत असहाय है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अत्यधिक रोने के कारण वह थक गई है। अब वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। उनके सीने में काफी दर्द हो रहा है। आभा मन में कहती है, मैं अपने पिता पर विश्वास करके यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पापा ही मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन निकलेंगे। आभा के मन में अपने पिता के प्रति गुस्सा था, लेकिन आज उसने उसके साथ जो काम किया, परिणामस्वरूप उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत इतनी बढ़ गई थी कि अगर उनकी जान भी लेना पड़े तो वह जरा सी भी हिचकिचाएगी नहीं। उससे इतनी नफरत है गई है आभा को। यदि वह व्यक्ति मर भी जाए तो भी उसे कोई कष्ट नहीं होगा। इस दौरान आभा का घर रेयांश सोफे पर बैठा है। उसके हाथ खून से लटपट है। जितना हैंडसम और डैशिंग वह है, इस वक्त उससे कई गुना ज्यादा डरावना लग रहा था। भले ही वह शांत बैठा था, लेकिन उसकी सुनहरी आंखें बता रही थी कि उसके अंदर कितनी आग जल रही है। आभा की माँ और भाई रेयांश के सामने सोफे पर डर के मारे बैठे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रेयांश अचानक यहाँ आ गया था, और वह अपने मानव रूप में था, लेकिन उसने अपने क्रूर स्वभाव का उपयोग करते हुए कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद गुंडों को मार डाला था। उन पांचों ठगों का शरीर इस प्रकार मुड़ा हुआ था कि उन लोगों को खींचकर भी सीधा कर पाना नामुमकिन था। मानो किसी ने प्लास्टिक का खिलौना जमीन पर तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया हो। जमीन पर पूरे कमरे में खून ही खून बिखरे पड़े थे।
आभा की माँ और भाई गुंडों को मारते समय रेयांश की ताकत, फुर्ती और बेरहमी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि किसी भी साधारण इंसान में इतना ताकत, फुर्ती हो ही नहीं सकता। रेयांश को तो छोड़ो, उसके पीछे खड़ा हुआ रेहान, उसको भी देखकर वह लोग कहां पर जा रहे थे डर के मारे। रेहान ने अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत ही कम शब्दों में रेयांश का परिचय दिया और उन्हें समझाया। मैडम, शांत हो जाइए। सर, आभा मेम से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए शादी का रिश्ता लेकर आपके घर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें मेम की अचानक लापता होने की खबर मिलती है, वह क्रोधित है गए हैं, और उनके गुस्से का नतीजा तो आपके सामने है। हमें खबर मिली कि अपहरणकर्ता मैडम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। सिर्फ ये सुनकर यह इतना गुस्से में है। अगर सही वक्त पर हमें मेम सही सलामत नहीं मिली, तो यह क्या कर सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हो। आशा है आप समझ गए होंगे, हमारा इरादा आपको डराने का कतई नहीं था। हम बस आपको और मैम को सुरक्षित देखना चाहते हैं। तो प्लीज, मैम के बारे में आपके पास जितनी भी जानकारी है हमें दे दीजिए। अब तक आभा की माँ बहुत कुछ समझ चुकी थी, तो बिना देर किए विनोय मित्रा ने उनसे क्या कहा और आभा वहां तक कैसे पहुंची, सारी जानकारी दे चुकी थी। आभा की में रेयांश को सारी जानकारी दे देती है और विनम्र स्वर में कहती है, मैं खुश हूं कि मेरी बेटी को तुम जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला। मुझे इससे बेहतर दामाद नहीं मिल सकता, जो मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर सके। आभा के पिता बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। काश वह अपना कार्य पूरा करने के लिए हमारे साथ इतना कुछ नहीं किया होता। हालांकि मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि उसने मेरी बेटी के साथ अब तक क्या किया है। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी अब जिंदा भी है कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगे। तुरंत आभा के भाई ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, दीदी बहुत मजबूत लड़की हैं। हर मुसीबत में खुद को कैसे संभालना है वो अच्छे से जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है अब तक उन लोगों ने दीदी को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाए होंगे। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर गांव में आभा की सौतेली माँ, बहन रतन की माँ रत्ना देवी और कुछ महिलाएं आभा को दुल्हन के रूप में तैयार करने के लिए सारा सामान लेकर खड़ी थीं। उन्होंने अभी भी आभा को हाथ, पैर और मुंह बांधकर बिस्तर पर रखा हुआ था। उसने अपने सामने खड़े लोगों पर असहाय और घृणा भरी दृष्टि डाली और खुद से कहा, कोई अपनी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, जो मेरे साथ कर रहे हैं। फिलहाल मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है कि इन सारी बदमाश औरतें को मिक्सर ग्राइंडर में रखो, उसमें नमक मिर्च मिलाकर चटनी बनाकर सबको खिला दूं। हर कोई एक भयानक चुड़ैल की तरह देख रही है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कभी अयना भी देखोगे। जब आभा मन में इतनी बातें कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ ने अवा की ओर देखकर कहा, देखो आभा, तुमने सारा दिन बहुत नाटक किया और हम बहुत परेशान किया, लेकिन अब बस कोर। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी के साथ कह रही हूँ, अगर तुम अपने भाई और माँ का भला चाहते हो तो चुपचाप तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि नीतू देवी अपनी बात पूरी कर पाती, रत्ना देवी ने अपना चेहरा झुका लिया और बहुत बुरी तरह से बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं। यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। अगर तुम अभी खुद तैयार नहीं हुई तो मेरा बेटा है ना, वह तुम्हें अपने हाथों से तैयार कर देगा। आशा है तुम समझ गए होंगे कि वह तुम्हें कैसे तैयार करेगा। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं। यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। अगर तुम अभी खुद तैयार नहीं हुई तो मेरा बेटा है ना, वह तुम्हें अपने हाथों से तैयार कर देगा। आशा है तुम समझ गए होंगे कि वह तुम्हें कैसे तैयार करेगा। उद्धरण चिन्ह। तभी रतन वहां आ गया। रतन सबको पीछे छोड़ते हुए कातिल निगाहों से आभा पर अपनी वासना भरी नजर डाली और उसके पास आकर बोला, ओह हो माँ, आप इतने तनावग्रस्त क्यों हैं? सब कुछ मुझ पर छोड़कर तुम बाहर जाकर देखो। वह जल्द ही मेरी पत्नी बने वाली है, भले ही थोड़े समय के लिए, मगर है तो मेरी ही। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं शादी से पहले उसे पत्नी का सारा हक दे देता हूँ, फिर किसी को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी।
वह खुद ही तीतर होकर शादी की मंडप में चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर रतन आभा के पास जाकर बैठ गई, और जब उसने उसके आंसू पोंछने के नाम पर उसे छूने की कोशिश की, तो आभा ने खुद को उसके स्पर्श से बचाने के लिए अपना चेहरा इधर उधर कर लिया। आभा का ये हरकत रतन को उत्तेजित करने के लिए काफी था। उसे गुस्सा आ गया और उसने आभा के बाल कसकर पकड़ लिए, और आभा का चेहरा अपने चेहरे के ठीक सामने लाकर उसने जबरन उसके चेहरे पर बिखरे बाल अपने हाथों से हटा दिए। फिर उसने आभा के आंसू पोंछे और मुंह से टेप हटाया और ठंडे स्वर में कहा, देखो आभा, तुम बहुत खूबसूरत हैं। अगर आज तुम बाली के लिए ना चुनी गई होती तो यकीन मानो मैं बहुत खुश होता। तुमसे शादी के बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनने का दर्जा देने के साथ साथ वह सारी खुशियां इज्जत देता जिसे तुम हकदार हो। लेकिन यह संभव नहीं है। बरसों से चली आए रीति के अनुसार आज तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुम्हें खुशी में हो ये दुख में करना होगा। देखो आभा, यहाँ मौजूद सभी लोगों को हमारे गांव के नियमों का पालन करना होता है, चाहे उसमें उसकी मंजूरी हो या ना हो। मैंने अभी तक तुम्हें नहीं गंदे तरीके से देखा है और न ही गंदे तरीके से छुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरे मन से अपना पत्नी मान चुका हूँ। इसके अनुसार तुम सिर्फ मेरी हो और तुम पर मेरा पूरा हक भी है। लेकिन अगर तुम खुद से तैयार नहीं हुई, फिर मैं वही करूंगा जो कुछ देर पहले कह रहा था। ये कहते हुए उसने शादी का जोड़ा आभा की तरफ बढ़ाया और फिर कहा, अब चुपचाप तैयार हो जाओ। तुम मुझे बहुत पसंद हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आभा उनकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत धीमी और शांत आवाज में कहती है, मुझे लगता है कि इस गांव का हर व्यक्ति आपकी तरह मानसिक तौर पर पूरी तरह बीमार है और सभी को मानसिक इलाज की जरूरत है। इतना बोलने के बाद बड़े ही शांत स्वर में और साहपूर्वक रतन की आंखों में देखते हुए आभा ने कहा, मुझे विशेष रूप से आपके लिए बहुत दुख हो रहा है रतन बाबू। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति होते हुए भी आप ऐसी बुरी प्रथाओं में विश्वास करते हैं। आप किस युग में रहते हैं? अरे, होश में आओ। ये कलयुग है। शीशे के पास जाकर अपना चेहरा अच्छी तरह से देख लो, तुम्हें खुद से नफरत होने लगेगी। क्योंकि आईना हर किसी का असली रूप दिखाता है। और रतन बाबू, मुझे इस तरह डराना बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। उद्धरण चिन्ह। आभा ने हर शब्द रतन की आंखों में देखते हुए बहुत शांति और निडर साहस के साथ कहा। ये देखकर रतन एकदम हैरान रह गई। रतन ने अपने जीवन में कई लड़कियां देखी हैं, लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी आभा को खुद को और अपनी गंभीर स्थिति को बड़ी शांति और बहादुरी से संभालते हुए देखकर वह मंत्रमुग्ध नजरों से बस आभा को देखता ही रह गया। तभी उसके कानों में फिर आभा की आवाज आई। आभा कहती है, ठीक है, मैं चुपचाप खुद ही तैयार हो जाऊंगी। अब जल्दी से मेरे हाथ पैर खोलो। मुझे सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। रतन अपने हाथों से रस्सियां खोलते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहता है, मैं तुम्हें खोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा होशियार बनने का कोशिश करने की भूले मत करना। काफी देर तक रस्सियों से कसकर बंधे रहने के कारण आभा के हाथ पैर लाल हो गए थे। वहां दर्द हो रहा था। आभा ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं मौत से नहीं डरती। और इसलिए मैं भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने जान से ज्यादा अपनी माँ और भाई की जान के बारे में सोचती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आभा के ये शब्द रतन को तीर की तरह लगे। वह अब खड़ा नहीं रह पाया और वहां से चला जाता है। वहीं वहां खड़ी महिलाएं आभा को दुल्हन बनाने में व्यस्त हो गई। आभा रेयांश को याद करती है और खुद से कहती है, मिस्टर बीस्ट, आप कहाँ हैं? आपने कहा था आपके रहते कोई मुझे छू नहीं सकता। देखना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ कोई मुझसे शादी करने वाला है। उसके बाद सब मुझे जिंदा जला देंगे। कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप। अभी आप कहाँ हैं? अब आने में देर क्यों हो रही है? जल्दी आओ और मेरी इस अनचाही शादी को रोक दो, अन्यथा मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगी। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर दोपहर ढलने वाली है। इस समय रेयांश
आभा की माँ और भाई को सुरक्षित करने के बाद आभा को बचाने के लिए पूरी गति से कार चलाता है और जितनी जल्दी हो सके आभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रेयांश चाहता तो अपने स्वभाव के अनुसार बहुत कम समय में आभा तक पहुंच सकता था, लेकिन इस वक्त ऐसा करना आभा और पूरी मानव जाति के लिए बहुत बुरा होता। इसलिए वह बड़ी मुश्किल से खुद को और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करता है और एक सामान्य व्यक्ति की तरह गाड़ी चलाता है, लेकिन पूरी गति से। ऐसे समय अचानक सीने में फिर से दर्द होने लगता है। गाड़ी की स्टीयरिंग कसकर पकड़ लेते हैं और सीने का दर्द सहते हुए कहा, आहा, चिंता मत करो मेरी जान, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आज उन लोगों के वजह से एक खरोंच भी तुम्हें आए तो मैं सबको मार डालूंगा और मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस ओर आभा अपनी दुल्हन की लिबास में इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो कोई देवी स्वर्ग से उतरी हो। भारी लाल शादी का लहंगे, हाथ में सोने की चूड़ियों, दोनों अंगुलियों में दो बड़ी भारी सोने की अंगूठियां, कानों में दो बड़े झुमके, गले में नेकलेस, हार और लंबी चेन, कमर में कमर बंधन, अलता रंगा पैर पर पायल, मिंटिका, नाक में नथ, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों पर काजल, चेहरे पर नो मेकअप लुक। कुल मिलाकर वह आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल के लिए गांव वाले उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। कोई भी उस पर से नजरें नहीं हटा पा रहा था। सब उस पर मोहित हो गया और सभी लोग उसके रूप को देख रहे थे। गांव के प्रसिद्ध शिव मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी मंदिर के विशाल प्रांगण में विशाल फूलों से सुसज्जित एक विवाह मंडप बनाया गया है, जहां आभा और रतन की शादी होगी। इस समय पंडित जी वहां मंत्रोच्चार कर रहे हैं और रतन वहां दूल्हे के वेश में बैठी है और सभी विधि विधानों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। उस समय आभा को उनके पूरे परिवार के साथ वहां लाया गया और रतन के बगल में बैठाया गया। गांव वालों की तरह रतन भी आभा का ये रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गई। रतन की आंखें उस पर से हटी ही नहीं रही थी। आभा का वह रूप देखकर वह स्वयं को ही भूल गया था। रतन ने आह भरते हुए कहा, कोई इंसान इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरती कभी नहीं देखी। दरअसल आभा आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से आई हुई कोई देवी हो। लेकिन इतनी खूबसूरती के बावजूद उनके चेहरे पर वो चमक नहीं थी। उसका चेहरा मुरझाए फूल की तरह उदास था। फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। इस दौरान आभा विवाह मंडप में बैठते ही धनंजय बाबू ने 500 रुपए का जायदाद का पेपर बिनू को सौंप दी और कहा, तुम्हारे जैसे 2-4 लोग और पैदा हो जाए तो महिलाएं अपनी बेटियों को जन्म देने से पहले ही मार डालेंगी। उद्धरण चिन्ह। विनय मित्र ने उसकी सारी बातें अनसुनी कर दी और खुद के मन में कहने लगा, बेटी अपनी होगी तो कोई ऐसी हरकत थोड़ी ना करता। विनय मित्र ने धनंजय बाबू की ओर देखकर कहा, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं अपने परिवार को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी धनंजय बाबू बोले, अरे इतनी जल्दी क्या है? शादी के बाद खाना कक्कर निकल जाना, मैं नहीं रुकूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस तरफ आभा को विवाह मंडप में रखे जाने के बाद भी कुछ महिलाओं ने उसे पकड़ रखा था ताकि वह वहां से भाग न जाए। आभा वहां बैठी अपने पिता की सारी हरकत देख रही थी और सब कुछ सुन रही थी। आभा के मासूम मीठे चेहरे और उसकी लाल आंखों में हताशा स्पष्ट थी, लेकिन उसके मन में रेयांश के प्रति जो उम्मीद पैदा हुई थी वह बिल्कुल भी डगमगाई नहीं। आभा बरोई असहाय नजरों से मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को देखती है और खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, क्या आज मेरी शादी इस गधे से हो जाएगी? ऐसा होने से रोक दीजिए प्रभु। उनकी शादी आधी हो चुकी थी, अब केवल 7 फेरे और सिंदूर पहनना बाकी थे। आभा धीरे धीरे टूट रही थी। फिर भी उसके मन में अब कुछ उम्मीद थी कि रेयांश उसे बचाने के लिए समय पर जरूर आएगा, क्योंकि उसने उससे कहा है, अगर कोई उसे छुएगा या उस पर बुरी नजर डालेगा तो वह उसे मार डालेगा। आभा मंदिर में बैठे भगवान भोलेनाथ को देखते हुए बहुत सोच रही थी। तभी पंडित जी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, दूल्हा और दुल्हन 7 फेरों के लिए खड़े हो जाओ। अनिच्छा के बावजूद आभा उठ खड़ी हुई और फिर
अचानक मौसम तेजी से बदलने लग गए। साफ और खूबसूरत आसमान में आधे चांद को ढकने के लिए कहीं से काले बादलों का झुंड आया और उसे छुपा दिया। चांद और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल शुरू हो जाता है। बादल आपस में टकराकर भयंकर रूप से गरजने लगता है और अचानक धीरे धीरे सर्दी का तापमान बढ़ने लगा और उसके साथ जंगल से भयानक हाउलिंग की आवाज ही सुनाई दे रही थी। यह आवाज इतना ज्यादा डरावना था कि वहां पर कई सबकी रह कब गई थी, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि यह आवाज किसकी है। कुल मिलाकर माहौल जानलेवा हो गया था। वही इनमें से एक आवाज सुनकर आभा मन ही मान बोली, पता था तुम आओगे। भयानक आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। हर किसी के चेहरे पर एक डर नजर आता है, क्योंकि इतनी भयानक आवाज गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये शब्द एक नहीं बल्कि कई वेयरवुल्व्स का था, मानो वे अपने राजा का स्वागत कर रहे हों। वो आवाज ही तेजी से मंडप की ओर बढ़ा रहे थे, साथ ही साथ तेज आंधी चालू हो गई थी वहां पर। ऐसा लग रहा है मानो कोई जानलेवा धूल भरी आंधी चल रही हो। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, सबने अपनी आंखें ढंक ली। कुछ ही पल में सबके सामने धुएं के कोहरे के बीच बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें चमक रही थी। और जब धुएं का कोहरा थोड़ा कम हुआ तो वहां मौजूद सभी लोग सामने का मंजर देखकर हर हैरान रह गया। सबकी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि वहां पर मौत का सिलसिला शुरू हो चुका था। रतन और आभा की शादी के समय मौसम में अचानक बदलाव के कारण सभी ग्रामीण पहले से ही घबराए हुए थे। ऊपर से जब उन्होंने जंगल के अंदर से उन डरावने प्राणियों की भयानक चीखें सुनी तो वे और भी डर गए। गांव में रहने वाले बूढ़ों ने पहचानी इस आवाज को। यह आवाज सुनकर उनके हृदय कांप उठे। वे कह रहे थे, इतने सालों बाद फिर उनकी गैस से भरी ये आवाजें क्यों? क्या ये ग्रामीण फिर से कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए? या क्या वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं? यदि ऐसा है तो फिर भगवान इस गांव की रक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। इस गांव के लोगों को पता था कि गांव से सटे जंगल में कई वेयरवुल्व्स हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि कई सालों तक उनका अस्तित्व न मिलने पर उन्हें लगा शायद अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, लेकिन अब उनका अस्तित्व है। इसका एहसास उन्नति लोगों को कई सालों का बाद फिर से हुई थी। लेकिन आज जो नजारा सबके सामने आया, ये बहुत डरावना और हृदयविदारक था। धूल से भरे गहरे कोहरे के बीच से अनगिनत लोगों की मौत की चीखें सुनी जा सकती थी, और उस चीख को सुनकर सभी गांव वालों की रूह कांप गई। इससे पहले सभी ग्रामीण कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, उससे पहले ही धूल से भरा कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा, और उसके बीच से 10 फुट लंबे 20 चौड़े कोई सारे भेड़िए निकले। उन सभी की आंखें रक्तरंजित थीं, सबके हाथ खून से रंगे हुए थे, और उनके मुंह से तेज तेज दांत निकले हुए थे। गांव के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे कुछ लोग और गांव के मंदिर के आसपास लाठी डंडे और आग्नेयास्त्र लिए कुछ लोग खून से लथपथ मृत पड़े थे। ये मंजर बेहद डरावना था। वहीं यह नजारा देखकर गांव वाले घबरा गए। वे सभी डर के मारे चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे, और अपने बेटे बेटियों के साथ जान बचाने के लिए सबके घर में छिप जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में चल रही इस भयावह स्थिति को देखकर बेने मित्रा ने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद से कहा, मुझे ये जगह और गांव तुरंत छोड़ देना चाहिए। 10 साल पहले वेयरवुल्फ किंग और कुन के साथ जो हुआ उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हूँ। थोड़ा ही हम, और जब भी उन्हें इस बारे में पता चलेगा, वो मुझे जिंदा चबा जाएंगे। मैंने उनके साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए ये भेड़िया आज मुझे मार डालेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद उनकी पत्नी नीतू और अपनी बेटी को लेकर चुपचाप गांव से निकल गईं। इस दौरान जब गांव में इतना कुछ चल रहा था, शादी के मंडप में आभा के ठीक सामने 12 फीट लंबा, मांसल, मजबूत शरीर, भूरे बाल और सुनहरी आंखों वाला एक डरावना वेयरवुल्फ के रूप में रेयांश खड़ा था। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा और भयानक वेयरवुल्फ देखकर रतन की हालत खराब हो गई। भय से उसका गला सूख गया। वह डर कर पीछे हट गया, मगर आभा भी खड़ी थी और अपने सामने खड़ी इस डरबने खतरनाक वेयरवुल्फ को निहारे जा रही थी।